नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बांग्लादेश में इस्कॉन से जुड़े चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के 3 दिन बाद मामले पर अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी प्रतिक्रिया आई है। आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसपोले ने बयान जारी कर चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी को अन्यायपूर्ण कहा है और उनकी तत्काल रिहाई की मांग की है। बयान में उन्होंने कहा कि हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे इस्कॉन से जुड़े चिन्मय कृष्ण दास को बांग्लादेश की सरकार द्वारा जेल भेजना अन्यायपूर्ण है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बांग्लादेश की सरकार से अपील करता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार तत्काल बंद हों और चिन्मय कृष्ण दास को जेल से मुक्त किया जाए। आपको बता दें कि आरएसएस ने बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा के लिए भारत सरकार से भी अपील की है। उत्तर प्रदेश के संभल में 10 दिसंबर तक पहाड़ी लोगों के आने पर पाबंदी लगा दी गई है। संभल के जिला अधिकारी ने इसको लेकर एक आदेश जारी किया है। आदेश में लिखा है कि कोई भी पहाड़ी व्यक्ति, अन्य सामाजिक संगठन अथवा जनप्रतिनिधि जनपद संभल की सीमा में 10 दिसंबर 2024 तक समक्ष अधिकारी की अनुमति के बिना प्रवेश नहीं करेगा। आपको बता दें कि प्रशासन ने यह पाबंदी ऐसे समय पर लगाई है जब विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि संभल जाने वाले थे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के लोग संभल को राजनीतिक पर्यटन समझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। संभल की जो घटना है ये समाजवादी पार्टी के संरक्षित अपराधियों की देन है। जो संभल के अपराधी हैं वो सब समाजवादी हैं। अखिलेश यादव को प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। ब्रजेश पाठक ने आगे कहा कि हर स्थिति में हम संभल में कानून के राज को बनाए रखेंगे और समाजवादी पार्टी के जो सांसद और विधायक आपस में सिर फुटअव्वल कर रहे हैं, अखिलेश यादव को पहले अपनी पार्टी को संभालना चाहिए, फिर राजनीतिक बयानबाजी करनी चाहिए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ये उसको राजनीतिक पर्यटन समझ रहे हैं। समाजवादी पार्टी ऐसी घटनाओं में राजनीतिक पर्यटन की दृष्टि से जाती है। आपको बता दें कि इससे पहले संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा था कि उनके साथ समाजवादी पार्टी के सारे सांसद संभल जा रहे हैं। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा है कि उन्हें संभल जाने से रोक दिया गया है। उन्होंने कहा कि अफसोस है और हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी कि हमें ऐसे रोका जाएगा, क्योंकि 3 दिन पहले जब हमारा प्रतिनिधि मंडल संभल जा रहा था, जिसमें मैं भी शामिल था, तब यूपी डीजीपी की तरफ से कहा गया था कि अभी 3 दिन के लिए रोक लगा रहे हैं, इसलिए 3 दिन बाद जाएं। हमें माहौल खराब होने की आशंका है, जबकि ऐसी आशंका का कोई मतलब नहीं बनता था, लेकिन फिर भी हम बात मानते हुए 3 दिन रुके। आज अखिलेश यादव जी के निर्देश पर हमारा प्रतिनिधि मंडल जा रहा था। जिस तरह यह गलत तरीके से रोका गया है, मैं उसकी निंदा करता हूं। हम लोगों के दुख दर्द में शामिल होना चाहते हैं। हम सही रिपोर्ट लेना चाहते हैं कि जो लोग इसमें शामिल हैं, जिन्होंने वहां पर माहौल खराब किया है, जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी जिम्मेदार हैं, उसकी एक पूरी रिपोर्ट बनाकर अखिलेश यादव जी को सौंपना चाहते हैं, जिससे कि हम आगे की कार्रवाई कर सकें। कांग्रेस ने शनिवार को भारत की आर्थिक वृद्धि दर के 2 साल के निचले स्तर पर पहुंचने को लेकर सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा कि देश की मध्यम और दीर्घकालिक आर्थिक संभावनाएं तेजी से खत्म हो रही हैं और पूछा कि करोड़ों श्रमिकों के वेतन में स्थिरता की कड़वी सच्चाई को कब तक नजरअंदाज किया जाता रहेगा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि जुलाई से सितंबर 2024 के लिए कल शाम जारी जीडीपी वृद्धि के लिए आंकड़े अनुमान से कहीं अधिक खराब हैं, जिसमें भारत ने मात्र 5.4% की वृद्धि दर्ज की है और इसी तरह खपत में भी महज 6% की मामूली वृद्धि हुई है। कांग्रेस नेता ने एक बयान में कहा कि गैर जैविक प्रधानमंत्री और उनके समर्थक इस तीव्र मंदी के कारणों के प्रति जानबूझकर अंधे हैं, लेकिन मुंबई में स्थित एक प्रमुख वित्तीय सूचना सेवा कंपनी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च द्वारा 26 नवंबर 2024 को जारी भारतीय राज्यों के श्रम गतिशीलता पर एक नई रिपोर्ट इसका वास्तविक कारण बताती है, स्थिर मजदूरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी केंद्रीय योजनाओं का लाभ आदिवासियों, खासकर विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों तक नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि वे भूमिहीन हैं। उन्होंने राज्यों से इन वर्गों के विकास को बढ़ावा देने के लिए
एकजुट होकर प्रयास करने की अपील की। राष्ट्रपति ने राजभवन में आदिवासी महिला स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों और आदिवासी समुदाय के प्रमुख सदस्यों के साथ बातचीत के दौरान कहा कि उन्होंने नीति आयोग से आदिवासियों और यहाँ तक कि उनमें से जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं उन्हें भूमि उपलब्ध कराने और वित्तीय आवंटन बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करने को कहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ अपनी बैठकों के दौरान भी वह आदिवासियों और पीवीटीजी के लिए और अधिक विकास सुनिश्चित करने, उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार लाने पर जोर देती रही हैं, क्योंकि देश तभी सही मायने में विकसित होगा जब आदिवासियों का विकास होगा। कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि पूरी चुनावी प्रक्रिया की अखंडता से गंभीर रूप से समझौता किया जा रहा है और इसके खिलाफ जल्द ही देशव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। जबकि पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पार्टी को मजबूत करने के लिए कठोर निर्णय लिए जाने की जरूरत है। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने शुक्रवार को देश की राजनीतिक स्थिति पर विचार विमर्श किया और महाराष्ट्र और हरियाणा चुनावों में पार्टी के खराब प्रदर्शन के कारणों पर चर्चा की, जिसमें कई नेताओं ने चुनाव प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाया। कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव में कहा गया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव जो एक संवैधानिक जनादेश हैं, चुनाव आयोग की पक्षपातपूर्ण कार्य प्रणाली के कारण गंभीर सवालों के घेरे में आ रहे हैं। समाचार एजेंसी ANI की एक रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव आयोग ने 3 दिसंबर 2024 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी INC प्रतिनिधि मंडल को आमंत्रित किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने INC की सभी वैध चिंताओं की समीक्षा करने और उन्हें व्यक्तिगत रूप से सुनने के बाद लिखित जवाब देने का आश्वासन दिया है। PTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन की नई सरकार 5 दिसंबर को बनेगी और देवेंद्र फडणवीस अगले मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में सबसे आगे हैं। शनिवार को भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने यह जानकारी दी। हालांकि 23 नवंबर को चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद भी इस बात पर कोई फैसला नहीं हुआ है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। शिंदे, फडणवीस और पवार ने महाराष्ट्र में अगली सरकार के लिए सत्ता साझेदारी समझौते पर बातचीत करने के लिए गुरुवार देर रात भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा और केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, जो अपनी बहन और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के साथ उनकी पहली चुनावी जीत के बाद केरल गए, ने शनिवार को पार्टी और UDF से वायनाड भूस्खलन पीड़ितों की मदद के लिए राज्य सरकार पर दबाव बनाने का आग्रह किया। मुक्कम में अपनी बहन के साथ एक संयुक्त जनसभा में राहुल ने भूस्खलन के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपने भाषण की शुरुआत की और कहा कि उनकी पार्टी और UDF उन लोगों के साथ खड़ी है जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों, संपत्ति को खो दिया है और इस त्रासदी में पीड़ित हुए हैं। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से हम सरकार में नहीं हैं और इसीलिए हम वह नहीं कर सकते जो एक सरकार कर सकती है। इसीलिए मैंने अपनी बहन और पार्टी महासचिव KC वेणुगोपाल से कहा कि कांग्रेस और UDF के प्रत्येक सदस्य को भूस्खलन के पीड़ितों की मदद के लिए केरल सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। व्यवसायी राज कुंद्रा, जिनके परिसरों पर शुक्रवार को ED ने छापेमारी की, ने मीडिया से अनुरोध किया है कि वे सीमाओं का सम्मान करें और उनकी पत्नी अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी का नाम असंबंधित मामलों में ना घसीटें। PTI के मुताबिक आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ED ने कथित तौर पर अश्लील और वयस्क फिल्मों के वितरण से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के तहत कुंद्रा और कुछ अन्य के परिसरों पर छापेमारी की है। कुंद्रा ने कहा कि मीडिया रिपोर्टों के विपरीत वह पिछले 4 सालों से चल रही जांच का पूरी तरह से अनुपालन कर रहे हैं। मणिपुर में 2 प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े 4 उग्रवादियों को हथियार रखने और जबरन वसूली में संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। शनिवार को पुलिस ने एक बयान में यह जानकारी दी। इसमें कहा गया कि कंगली पाक कम्युनिस्ट पार्टी संगठन से जुड़े 3 उग्रवादियों को गुरुवार को हथियार रखने और लोगों से जबरन वसूली करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उनकी पहचान इम्फाल पश्चिम जिले के रहने वाले चौंगथम श्यामचंद्र सिंह और इम्फाल पूर्वी जिले के रहने वाले माईबाम सूरज खान और पोकी मायूम साहिद खान के रूप में हुई है। उत्तर कोलकाता के मनिकतला इलाके में स्थित एक अस्पताल ने कहा है कि वह पड़ोसी देश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर कथित अत्याचारों के विरोध के बीच बांग्लादेश के मरीजों का इलाज नहीं करेगा।
JN रे अस्पताल के एक अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि बांग्लादेशी नागरिकों द्वारा भारतीय ध्वज का अपमान किए जाने के कारण यह निर्णय लिया गया। अस्पताल के अधिकारी शुभ्रांशु भक्त ने कहा कि हमने एक अधिसूचना जारी की है कि आज से अनिश्चित काल तक हम किसी भी बांग्लादेशी मरीज को इलाज के लिए भर्ती नहीं करेंगे। यह मुख्य रूप से भारत के प्रति उनके अपमान के कारण है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।